हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 18 देखा था। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 19, जो डील करता है कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से। तो हम देखते हैं सेक्शन 19 के मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है कि कोर्ट टू विच पिटिशन शैल बी प्रेजेंटेड। कोर्ट टू विच पिटिशन शैल बी प्रेजेंटेड मीन्स वह न्यायालय, वह कोर्ट जिसमें अर्जी दाखिल की जाएगी, वह न्यायालय जिसमें पिटीशन दाखिल किया जाएगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, में क्या दिया गया है कि एवरी पिटीशन अंडर दिस एक्ट शैल बी प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन। मीन्स सभी पिटीशन उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल किए जाएंगे जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लोकल जुडिक्शन में, आगे उसमें क्लॉज दिए गए हैं, क्लॉज 1, 2, 3, 3A एंड 4। तो क्लॉज में क्या दिया गया है कि द मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड। मीन्स सभी पिटीशन उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल किए जाएंगे जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लोकल जुडिक्शन में वो शादी हुई हो। पहला क्लॉज बोलता है कि द मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड, जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लोकल जुडिक्शन में शादी हुई हो वहाँ पे मैरिज से रिलेटेड कोई पिटीशन जो है वो दाखिल किया जाएगा। सेकंड क्लॉज में क्या दिया गया है कि द रिस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन रिसाइड्स। तो दूसरे क्लॉज में क्या दिया गया है कि पिटीशन दाखिल करते समय रिस्पोंडेंट जहाँ पे रह रहा हो, जब पिटीशन दाखिल किया जा रहा है उस समय रिस्पोंडेंट जहाँ रह रहा हो वहाँ पे दाखिल होगा। ठीक है। और थर्ड क्लॉज में क्या दिया गया कि द पार्टी टू द मैरिज लास्ट रिसाइडेड टुगेदर। तो तीसरे क्लॉज में क्या दिया गया है कि जो शादी के पक्षकार हैं वो एक साथ लास्ट में जहाँ पे रहे हों। मीन्स जिस स्थान से वो दोनों अलग हुए हैं, जहाँ पे वो लास्ट में रह रहे थे और उसके बाद वो दोनों अलग रहने लगे। ठीक है, वो दोनों अलग हो गए, तो तीसरे क्लॉज के अनुसार वहाँ पे भी पिटीशन प्रेजेंट किया जा सकेगा। और अगला क्लॉज है क्लॉज 3A। फ्रेंड्स, जो क्लॉज 3A है इसे 2003 में मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अनुसार इसको जो है हिंदू मैरिज एक्ट में इंसर्ट किया गया। ठीक है। तो जिस डेट को इसको इंसर्ट किया गया वो डेट है 23 दिसंबर 2003। मीन्स 23 दिसंबर 2003 को क्लॉज 3A जो है वो सेक्शन 19 में ऐड किया गया। ठीक है। तो क्लॉज 3A में क्या दिया गया है कि इन केस द वाइफ इज पिटिशनर वेयर शी इज रिसाइडिंग ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन। अगर वाइफ जो है वो पिटिशनर है तो पिटिशन दाखिल करते समय जहाँ पे वो रह रही है वहाँ पे पिटिशन दाखिल होगा। ठीक है। अगर पिटिशनर वाइफ है तो पिटिशन दाखिल करते समय जहाँ पे वो रह रही है वहाँ पे वो पिटिशन दाखिल कर सकती है। ठीक है। तो क्लॉज 4 में क्या दिया गया है कि द पिटिशनर इज रिसाइडिंग एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन इन अ केस वेयर द रिस्पोंडेंट इज एट दैट टाइम रिसाइडिंग आउटसाइड द territories to which this act extends or has not been heard as being alive for a period of 7 years or more by those persons who would naturally have heard of him if he were alive। तो क्लॉज 4 में क्या दिया गया है कि जो रिस्पोंडेंट है वो अगर ऐसी टेरिटरी के बाहर है जहाँ तक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का एक्सटेंट है। मीन्स हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के जहाँ तक विस्तार है, जहाँ तक ये एक्ट अप्लीकेबल है, वह उस टेरिटरी के बाहर रहता हो और या तो फिर वह 7 साल से गायब हो। मीन्स उसके बारे में ऐसे व्यक्तियों द्वारा सुना ना गया हो जो उसके बारे में जरूर सुनते अगर वो जिंदा होता। मीन्स अगर वो 7 साल से मिसिंग है, 7 साल से गायब है, तो पिटिशन ऐसी जगह पे दाखिल होगा जहाँ पे पिटिशनर पिटिशन दाखिल करते समय रह रहा हो। अगर रिस्पोंडेंट जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जहाँ तक विस्तार है उस टेरिटरी के बाहर रह रहा हो, या फिर रिस्पोंडेंट जो है वो 7 साल से मिसिंग हो, गायब हो, उसके बारे में कुछ सुना ना गया हो। ठीक है। तो पिटिशन वहाँ पे दाखिल होगा जहाँ पे पिटिशनर पिटिशन दाखिल करते समय रह रहा हो। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि सपोज A और B की मैरिज होती है। इसमें ए जो है वो क्या है, ये हस्बैंड है और बी जो है वो वाइफ है। ठीक है। और इन दोनों की जो शादी है वो सपोज नासिक में होती है।
और शादी करने के बाद ये दोनों जो है वो पुणे में रहने के लिए जाते हैं, ठीक है। शादी करने के बाद ये दोनों पुणे में रहने के लिए जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद, शादी के थोड़े दिन के बाद पुणे में रहते हुए इन दोनों में आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, आपस में झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा होने के बाद वाइफ जो है बी, वो सपोज थाने में रहने के लिए चली जाती है और हस्बैंड जो है वो कल्याण में रहने के लिए चला जाता है, ठीक है। तो सेक्शन 19 में ही दिया गया है कि इन दोनों में मीन्स ए और बी में अगर कोई मैरिटल डिस्प्यूट होता है, इनकी शादी को लेकर कोई इनमें विवाद होता है, तो उस विवाद को निपटाने के लिए जो भी सूट दाखिल होगा, जो भी पिटिशन दाखिल होगा कोर्ट में, वो कहाँ पे दाखिल होगा, ठीक है। तो क्लॉज फर्स्ट में क्या दिया गया है कि द मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड, जहाँ पे इन दोनों की शादी हुई थी। तो इन दोनों की शादी कहाँ हुई थी? नासिक में, ठीक है। तो इन दोनों में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अगर इन दोनों को कोर्ट में पिटिशन दाखिल करना है तो वो पिटिशन कहाँ दाखिल होगा? नासिक में, ठीक है। इन दोनों को राइट है, ए और बी दोनों को राइट है कि वो अपने मैरिटल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटिशन दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। और क्लॉज सेकंड में क्या दिया गया है कि द रिस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन रिसाइड्स, पिटिशन दाखिल करते समय रिस्पोंडेंट जहाँ पे रह रहा हो, ठीक है। तो सपोज ए जो है वो पिटिशनर है और बी जो है वो क्या है? रिस्पोंडेंट है, ठीक है। ए जो है वो पिटिशनर और बी रिस्पोंडेंट है। तो क्लॉज सेकंड में क्या दिया गया है कि पिटिशन दाखिल करते समय रिस्पोंडेंट जहाँ पे रह रहा हो, ठीक है। तो सपोज हमने क्या देखा कि ए पिटिशनर है और बी रिस्पोंडेंट है। तो अगर ए को बी के अगेंस्ट कोई पिटिशन दाखिल करना है तो वो पिटिशन कहाँ पे दाखिल होगा? थाने कोर्ट में। कहाँ पे? जहाँ पे रिस्पोंडेंट रिसाइड कर रहा हो, ठीक है। तो ए जो है पिटिशनर है सपोज, तो ए को अगर कोई पिटिशन दाखिल करना है बी के अगेंस्ट तो कहाँ दाखिल करेगा? थाने कोर्ट में, जहाँ पे रिस्पोंडेंट रह रहा हो, ठीक है। और क्लॉज थर्ड में क्या दिया गया है कि दी पार्टी टू द मैरिज लास्ट रिसाइडेड टुगेदर। तीसरे क्लॉज के अनुसार ए और बी लास्ट में एक साथ जहाँ पे रहे हों, ठीक है। तो ये लास्ट में एक साथ कहाँ पे रहे थे? पुणे में, ठीक है। क्योंकि पुणे में ही इन दोनों का आपस में डिस्प्यूट हुआ और यहाँ से दोनों अलग हुए, एक थाने में चला गया है, दूसरा कल्याण में। तो लास्ट दोनों साथ में कहाँ पे रहे थे? लास्ट दोनों साथ में पुणे में रहे थे। तो पुणे कोर्ट को भी जुरिडिक्शन है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को इनका जो मैरिटल डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट में पिटिशन दाखिल करना है तो वो पुणे कोर्ट में भी दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि क्लॉज 3 के अनुसार हस्बैंड वाइफ लास्ट में जिस कोर्ट के जुरिडिक्शन में रहे हों उस कोर्ट को भी जुरिडिक्शन है कि वो इनके मैरिटल डिस्प्यूट का जो पिटिशन है उसको एंटरटेन करे, ठीक है। और अगला क्लॉज है क्लॉज थर्ड ए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि क्लॉज थर्ड ए को 2003 में ऐड किया गया, ठीक है। तो क्लॉज थर्ड ए में क्या दिया गया है कि इन केस द वाइफ इज पिटिशनर वेयर सी इज रिसाइडिंग ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन। तो क्लॉज थर्ड ए में ही दिया गया है कि अगर वाइफ पिटिशनर है तो पिटिशन दाखिल करते समय जहाँ पे वो रह रही हो वहाँ पे वो पिटिशन दाखिल कर सकती है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि ए जो है वो हस्बैंड है और बी वाइफ है, ठीक है। ए जो है कल्याण में रह रहा है और बी थाने में। तो क्लॉज थर्ड ए में क्या दिया गया है कि अगर पिटिशनर जो है वो वाइफ है तो वो जहाँ पे रह रही है पिटिशन वहीं पे दाखिल होगा। तो इस एग्जांपल के अनुसार बी जो है वो वाइफ है और बी कहाँ रह रही है? थाने में। तो अगर बी को ए के अगेंस्ट कोई पिटिशन दाखिल करना है तो वो कहाँ पे दाखिल करेगी? थाने कोर्ट में, क्योंकि क्लॉज 3A के अनुसार बी को राइट है कि वो जहाँ पे रह रही है वहीं पे वो पिटिशन दाखिल कर सके। फ्रेंड्स, क्लॉज सेकंड में क्या दिया गया था कि जहाँ पे रिस्पोंडेंट रह रहा हो पिटिशन वहाँ पे दाखिल होगा, लेकिन 2003 के अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 19 में एक नया क्लॉज ऐड कर दिया गया, क्लॉज थर्ड ए। उसके अनुसार अगर पिटिशनर जो है वो वाइफ है तो वो जहाँ पे रह रही हो वहीं पे पिटिशन दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। भले ही क्लॉज सेकंड में दिया गया है कि जहाँ पे रिस्पोंडेंट रह रहा हो वहाँ पिटिशन दाखिल किया जाएगा, लेकिन जो नया क्लॉज ऐड किया गया है क्लॉज थर्ड ए, उसके अनुसार अगर पिटिशनर जो है वो वाइफ है तो वो जहाँ पे रह रही है वहीं पिटिशन दाखिल कर सकती है, ठीक है।
और फ्रेंड्स क्लॉज 4 में क्या दिया गया है कि द पिटिशनर इज रिसाइडिंग एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन इन अ केस वेयर द रिस्पोंडेंट इज एट द टाइम रिसाइडिंग आउटसाइड द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स और हैज़ नॉट बीन हर्ड of as being alive for a period of 7 years or more by those persons who would naturally have heard of him if he were alive। तो क्लॉज 4 में क्या दिया गया है कि अगर जो रिस्पोंडेंट है वो ऐसी टेरिटरी में रह रहा है जहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एप्लीकेबल नहीं है, मीन्स वो किसी दूसरी कंट्री में रह रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहा हो, चाहे वो नेपाल में रह रहा हो, चाहे वो भूटान में रह रहा हो, ठीक है, और या फिर रिस्पोंडेंट जो है वो 7 साल से या फिर उससे ज़्यादा टाइम से मिसिंग है, गायब है, तो ऐसी परिस्थिति में पिटिशनर जहाँ पे रह रहा हो वहीं पे पिटिशन दाखिल होगा। तो सपोज ए जो है वो 7 साल से मिसिंग है, 7 साल से गायब है, या फिर ए ऐसी टेरिटरी में रह रहा है जहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे केस में अगर बी को ए के अगेंस्ट कोई पिटिशन दाखिल करना है तो बी जो है वो पिटिशन कहाँ पे दाखिल करेगी, जहाँ पे वो पिटिशन दाखिल करते समय रह रही हो, मीन्स वो पिटिशन कहाँ दाखिल होगा, थाने कोर्ट में, ठीक है। भले ही क्लॉज 2 में दिया गया है कि रिस्पोंडेंट जहाँ पे रह रहा हो वहाँ पिटिशन दाखिल होगा, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति है कि जो रिस्पोंडेंट है वो ऐसी टेरिटरी में रह रहा हो जहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लीकेबल न हो, या फिर रिस्पोंडेंट जो है वो 7 साल से मिसिंग हो, 7 साल से गायब हो, और पिटिशनर को उसके अगेंस्ट कोई पिटिशन दाखिल करना है कोर्ट में, तो पिटिशनर पिटिशन दाखिल करते समय जहाँ पे रह रहा हो या फिर जहाँ पे रह रही हो वहीं पे वो पिटिशन दाखिल कर सकेगा या फिर कर सकेगी, ठीक है। तो इस एग्जांपल के अनुसार सपोज ए जो है वो ऐसी टेरिटरी में रह रहा है जहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एप्लीकेबल नहीं है, या फिर ए जो है वो 7 साल से या फिर 7 साल से ज़्यादा टाइम से मिसिंग है, और बी को ए के अगेंस्ट कोई पिटिशन दाखिल करना है तो बी जो है वो थाने कोर्ट में ए के अगेंस्ट पिटिशन दाखिल कर सकती है, ठीक है। क्लॉज 2 के अनुसार बी को कल्याण कोर्ट में आके पिटिशन दाखिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बी जो है वो थाने कोर्ट में पिटिशन दाखिल कर सकेगी अगर ए जो है वो ऐसी टेरिटरी में रह रहा है जहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एप्लीकेबल नहीं है, या फिर ए जो है 7 साल से या फिर उससे ज़्यादा टाइम से मिसिंग हो, तो बी जो है वो ए के अगेंस्ट पिटिशन जो है वो थाने कोर्ट में दाखिल कर सकती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको सेक्शन 19 जो है वो अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को कोई डाउट है सेक्शन 19 को समझने में तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।